गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स। इससे पहले मैंने आप लोगों को फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया है, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल्स, एंड फिर मैंने आपको ग्राफ खींचने के लिए भी सिखा दिया, बेसिक ग्राफ, है ना। और काइनेमेटिक्स में ग्राफ कैसा होगा, और बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के टाइम पे मैंने आप लोगों को एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन भी दिया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि काइनेमेटिक्स होता क्या है, व्हाट इज काइनेमेटिक्स। तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स, इसको जानने से पहले हम लोग देख लेंगे कि ये जो काइनेमेटिक्स है ये मैकेनिक्स का पार्ट है। काइनेमेटिक्स इज ए पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स होता क्या है ना। तो ये जो काइनेमेटिक्स है ये मैकेनिक्स का पार्ट है। काइनेमेटिक्स is a part of mechanics। ये मैकेनिक्स का पार्ट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है, फिजिक्स में मैकेनिक्स का मतलब क्या है। तो इन फिजिक्स मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडी। मैकेनिक्स इज अ branch of science which deals with motion of the body। और जब हम लोग मोशन ऑफ द बॉडी के बारे में डील कर रहे हैं, जैसे कि मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडी। और जब हम लोग बॉडी के मोशन के बारे में डील कर रहे हैं तो वहां पे डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, मोमेंटम, ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। जब मोशन की बात किया तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल बॉडी मूव कर लिया हो गया। अब यहाँ पे इसमें क्या क्या कवर हो जाएगा, इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, उसके बाद एनर्जी, फोर्स, मोमेंटम, ये सब का सब इसमें कवर हो जाएगा मैकेनिक्स में। तो अभी जैसे देखिए कि अगर आप जब कभी भी फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं पे मोशन रहता ही रहता है बॉडी में। आपको कोई भी फिजिक्स का आप टॉपिक उठा लो, वहां पे आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे भी ऐसा मोशन वाला पार्ट मिल ही जाएगा। तो जब वहां पे मोशन वाला पार्ट मिल गया तो वहां पे मैकेनिक्स के जो रूल्स हैं, जो लॉ है, वो लगेंगे ही लगेंगे। तो इस वजह से क्या है, ये मैकेनिक्स जो है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप मैकेनिक्स पे कमांड कर लेते हो तो आपके लिए फिजिक्स बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आप मैकेनिक्स पे कमांड नहीं कर पा रहे हो तो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैकेनिक्स जो टॉपिक्स है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गया, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडी। तो इसके भी दो पार्ट है, मैकेनिक्स का भी दो पार्ट है, यानी इसमें भी इसके टू पार्ट्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, एक पार्ट हो जाएगा काइनेमेटिक्स, एक पार्ट हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक्स और दूसरा पार्ट बोलेंगे डायनेमिक्स। यानी कि मैकेनिक्स में भी दो पार्ट, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है वही हम लोग को पढ़ना है। तो काइनेमेटिक्स में हो गया, ये क्या करता है, इट इज ए ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट यानी कि विदाउट कि उसका मोशन का रीजन क्या है ना, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट डील्स विद मोशन ऑफ बॉडी विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब ये बस क्या करता है कि मोशन को डील करता है, किस वजह से मोशन आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब जनरली मोशन का वजह तो फोर्स ही होता है। अगर बॉडी में मोशन है तो उसमें कहीं ना कहीं तो फोर्स लग रहा है, किसी न किसी तरीके से फोर्स लग रहा है, या फिर किसी न किसी तरीके से उसको एनर्जी दिया जा रहा है, या फिर किसी न किसी तरीके से उससे एनर्जी लिया जा रहा है। तो उन सब सारी चीजों को छोड़ देना है कि कौन एनर्जी दिया, कौन क्या दिया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बस
क्या है कि ये बस मोशन को कंसिडर करेगा कि कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट, क्या वेलोसिटी, अब किसकी वजह से वेलोसिटी आया, किसकी वजह से, है ना, कौन सा फोर्स लगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। जस्ट इट डील्स ओनली विद द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। लेकिन डायनेमिक्स क्या है, डायनेमिक्स में क्या है, इट डील्स विद मोशन ऑफ बॉडी considering the cause of motion, यानी कि मोशन का कॉज क्या है, उस चीज को यहाँ पे ज्यादा कंसिडर किया जाता है डायनेमिक्स में। कहाँ से एनर्जी आ रहा है, कहाँ पे एनर्जी जा रहा है, एनर्जी कैसे आया, एनर्जी कैसे गया, वो सारा चीज डायनेमिक्स में डील किया जाता है। बस हमें काइनेमेटिक्स में क्या डील करना है, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ओनली, बस। बाकी वो एनर्जी कहाँ से आया, कैसे आया, इट डजंट मैटर। हमें वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इन सब से मतलब है, तो हमारा काइनेमेटिक्स कहलाएगा और ये डायनेमिक्स कहलाएगा। ठीक है। तो अब जैसे कि ये जो काइनेमेटिक्स है जो कि मोशन के बारे में डील करता है, तो अब जरा देखिए, ये जो मोशन के बारे में डील कर सकता है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, यानी कि एक लाइन में चल रहा है तो वन डायमेंशनल मोशन। ये टू डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, मतलब कि एक प्लेन में चल रहा है, यानी कि एक प्लेन में चल रहा है मतलब कि दो कोऑर्डिनेट एक्सेस चाहिए इसके लिए। थ्री डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, यानी कि 3D में चल रहा है, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस चाहिए। तो ऐसे अलग अलग टाइप में हो सकता है। अब ये काइनेमेटिक्स वन डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, यानी स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, यानी इन अ प्लेन, एंड थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है, यानी यहाँ पे इसको 3 डायमेंशन चाहिए। ठीक, तो वो सब आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डायनेमिक्स क्या है, डायनेमिक्स तुम्हारा फोर्स। अब वो फोर्स बहुत सारे तरीके से आ सकता है। हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगा दिया, फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लगा दिया, फ्लूइड की वजह से फोर्स लग गया, गैस की वजह से फोर्स लग गया, है ना। अब एक तरफ से एनर्जी दूसरे तरफ में एनर्जी चला गया, तो वो सब हम लोग डायनेमिक्स में सीखेंगे। तो ये हमारे पास काइनेमेटिक्स का बेसिक डेफिनेशन है। अब देखिए, ये जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स भी दो टाइप का है। एक है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक क्लासिकल मैकेनिक्स है, और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स है। आप लोगों ने सुना भी होगा इसका नाम, क्वांटम फिजिक्स, है ना। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम फिजिक्स जो पढ़ा है वो इसी में है, क्वांटम मैकेनिक्स में ये। तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये हम लोग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब कि जिसको आप देख पा रहे हो, जिसको आप फील कर पा रहे हो, दे ऑल आर मैक्रोस्कोपिक। अगर एक सुई है ना, सुई लिया आपने, सपोज एक छोटा सा पिन लिया, वो भी एक मैक्रोस्कोपिक ही आएगा। आप उसको देख सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो, तो वो मैक्रोस्कोपिक में ही आएगा। मतलब कि जिस चीज को आप फील कर सकते हो, आप जिस चीज का वेट कर सकते हो, देख सकते हो जनरल लाइफ में, दे आर द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ये किसके लिए है, ये है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। अब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट चला गया मतलब कि किस पे चला गया, ये एटॉमिक लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब कि एटॉमिक लेवल पे चला गया। इलेक्ट्रॉन्स हो गया, पॉजिट्रॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, ऐसे और भी बहुत तरह के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं अपने पास, है ना, पॉजिट्रॉन, उसी तरीके से और भी बहुत तरह के हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स उसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में। और क्लासिकल मतलब क्या, जो माइक्रोस्कोपिक नहीं है, यानी जिसको आप फील कर सकते हो, देख सकते हो, जिसके पास हम वेट कर सकें नॉर्मली, इन जनरल। हालांकि जो अपने पास माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसका भी मास और इसका भी वेट वगैरह सब ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ, लेकिन इन जनरली उसको हम लोग नहीं फील कर सकते, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को फील कर सकते हैं। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये सिंपली जो अपने जनरल लॉज ऑफ मोशन है, जैसे कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है इन जनरल, वहां से, और जो काइनेमेटिक्स के जो बेसिक रूल्स हैं, यानी कि इट फॉलो, यानी इट कैन बी, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत
अगर हम लोग किसी बॉडी का मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं अंडर क्लासिकल मैकेनिक्स, देन द मोशन ऑफ दैट बॉडी कैन बी टोटली डिफाइंड बाय यूजिंग बेसिक काइनेमेटिक्स रूल्स एंड बेसिक लॉज ऑफ मोशन। मतलब कि हमारे पास जो बेसिक लॉ ऑफ मोशन है और जो बेसिक काइनेमेटिक्स के रूल हैं, उस चीज से क्लासिकल मैकेनिक्स में बॉडी के मोशन को टोटली डिफाइंड किया जा सकता है 100%। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है कि जो अपने पास बेसिक रूल्स है काइनेमेटिक्स के और जो अपने पास बेसिक लॉज हैं, उससे टोटली ये डिफाइंड नहीं होगा, वो वायलेट करने लगता है कहीं ना कहीं पे जाकर के। मतलब कि अगर सपोज करो कि हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, उन न्यूटन्स 3 लॉ को आप क्लासिकल मैकेनिक्स में हमेशा लगाओ, हमेशा काम करेगा, कहीं पे वायलेट नहीं करेगा। लेकिन आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को क्वांटम मैकेनिक्स में लेकर के जाओ, कहीं ना कहीं पे वायलेट करने लगता है। यानी कि यहाँ पे केवल सिंपल काइनेमेटिक्स के रूल और लॉज ऑफ मोशन नहीं चलता है, यहाँ पे और भी बहुत तरह की चीजें आ जाती है, बहुत तरह के फंक्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा, उसके बाद डुअल नेचर आ जाएगा, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को डिफाइन करने के लिए चाहिए। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है। तो इसमें मैं पॉइंट लिख देता हूं कि ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, यानी कि मोशन कैन टोटली बी डिफाइंड यूजिंग बेसिक रूल्स ऑफ काइनेमेटिक्स एंड बेसिक लॉज ऑफ मोशन। बेसिक लॉज ऑफ मोशन को यूज करके और काइनेमेटिक्स के बेसिक जो रूल्स हैं उसको यूज करके क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन किया जा सकता है ना। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, ये इन पे टोटली नहीं डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली बेसिक केवल काइनेमेटिक्स रूल और हम लोग केवल लॉज ऑफ मोशन लेकर के चलेंगे, तो वहां पे क्या होगा, बहुत सारी चीजें वायलेट होने लगेगी। तो इसके लिए और भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि डुअल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगेगा, फिर से प्रोबेबिलिटी फंक्शन लगेगा, और भी ऐसे बहुत तरह के हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो सब आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो हम लोग को पढ़ना है वो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना है, ये क्वांटम मैकेनिक्स अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। थोड़ा फार इंट्रोडक्शन है इसका, बस इसका हमें अपने को सिलेबस में यूज नहीं है। ये जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, ग्रेजुएट में जाओगे या फिर आप मास्टर डिग्री करोगे, तो वहाँ पे आप लोग को क्वांटम फिजिक्स, इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को ये पढ़ने को मिलेगा। तो फिलहाल हमें बस ध्यान में रखना है मैकेनिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है। तो ये हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन है। अभी इन्हीं बेसिक डेफिनेशन के साथ हम लोग आगे डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स को। तो अभी काइनेमेटिक्स में एक टर्म आता है पॉइंट मास। ये पॉइंट मास होता क्या है? अभी जैसे देखिए, सपोज करो किसी बॉडी में मोशन है और हम उसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं। अब सपोज करो कि उसका जो डायमेंशन है, किसी बॉडी का मोशन का जो डायमेंशन है, जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास ये कैप है, हम इसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो इस कैप का कोई डायमेंशन है। अगर इस डायमेंशन का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं हो रहा है मोशन में, यानी कि इफ द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट रोल, यानी कि इट इज नेग्लिजिबल, कि इसका डायमेंशन कैसा है, इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, वो नेग्लिजिबल है, तो वहां पे हम लोग मान करके चलेंगे कि पूरा का पूरा मास है। इसको जस्ट हम एक पॉइंट की तरह समझ सकते हैं कि जो मास है, हालांकि ये मास तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि कैप है, इस कैप में जो मास है ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ इधर है कुछ इधर है, ऐसा है, और हम इसके मोशन को कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन इसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा है बॉडी के मोशन पे, तो हम मान करके चलेंगे कि ये जो पूरा मास है डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके डायमेंशन का कोई असर नहीं है, तो इस पूरे मास को हम एक मान ले सकते हैं कि पॉइंट मास है, तो उसको हम लोग पॉइंट मास कंसिडर करेंगे। असल में कोई भी ऑब्जेक्ट तो पॉइंट मास होता नहीं है, आप कैसा भी ऑब्जेक्ट ले लो तो कुछ ना कुछ तो डायमेंशन, शेप और साइज होता ही है, और मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ये पेन है, इस पेन को हम लोग पॉइंट मास नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहीं पे डेंसिटी कम है, कहीं पे डेंसिटी ज्यादा है ना। कुछ मास ऐसे हो सके किसी ऑब्जेक्ट का कहीं पे बहुत ज्यादा रहेगा, कहीं पे कहीं कम रहेगा, तो ऐसे मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन अगर सपोज करो कि डायमेंशन का कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो नेग्लिजिबल है, तो हम लोग क्या मान लेंगे
कि डायमेंशन को नेग्लिजिबल मान लिया तो पूरा का पूरा मास जस्ट लाइक ए पॉइंट की तरह है, कि पूरा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है और हमको केवल उसी पॉइंट से लेकर के चलना है, तो हम लोग उसको पॉइंट मास कहेंगे। ठीक है, तो ये एक अप्रोक्सीमेशन है। क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व करने के लिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मास को ऐसा पॉइंट मास लेकर के सॉल्व करते हैं, यानी इट इज एन अप्रोक्सीमेशन टू सॉल्व द क्वेश्चन इन इजिली मैनर। असल में कोई पॉइंट मास होता नहीं है, जस्ट हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेकर के चलेंगे क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करने के लिए। तो पॉइंट मास हम लोग किसको कहेंगे, इफ द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज नो significant role on motion, then whole mass of body can be considered just as a point where whole mass is concentrated। तो उसको हम लोग बोलेंगे then we can consider the object as a point mass। तब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कंसीडर कर लेंगे कि ये पॉइंट मास है। समझ में आया? मतलब पॉइंट मास मतलब कि हमारा खुद का अप्रोक्सीमेशन है या एजम्पशन है, असल में कोई पॉइंट मास होता नहीं है। अगर डायमेंशन का कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसके शेप एंड साइज का कोई असर नहीं पड़ रहा है, नेग्लिजिबल उसका असर हो रहा है, तो हम लोग जस्ट उसको पॉइंट मास कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए ये कैप है, यहाँ पे सपोज दैट ये कैप है, हम इसको देख रहे हैं, तो हमारे लिए इसके पास डायमेंशन है, शेप है, साइज है, और इस पे हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, किसी चीज का। अब सपोज बहुत दूर चला गया हमसे, बहुत दूर है, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, ये कैप बहुत दूर है, और उसके बाद फिर मैं इस पे कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये क्या बहुत छोटा हो गया, जस्ट लाइक ए पॉइंट की तरह हो गया। तो मैं इसके डायमेंशन को नेग्लेक्ट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जस्ट लाइक ए पॉइंट मास है। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन है किस चीज को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पॉइंट मास। ठीक, ओके। अब जरा हम लोग चलते हैं, तो जो हमारे पास काइनेमेटिक्स में जो हम लोगों को पढ़ना है, वहां पे हम लोग को ऐसा ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, ये दो तरह का मोशन पढ़ना है। तो अगर हम लोग मोशन की बात करेंगे ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में जो मोशन होगा वो होगा ट्रांसलेशनल मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन, एंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। यानी कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में मोशन की बात करें तो ऐसे तीन टाइप का मोशन हो सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, प्योर रोटेशनल मोशन हो सकता है, एंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, दोनों टाइप का मोशन हो सकता है। अभी रोटेशनल मोशन मतलब कि कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है। अब जैसे कि सपोज कीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये पेन है ना, हम इस पेन को ऐसे मूव करा रहे हैं, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन है। इस पेन को क्या किया मैंने, ऐसे रोटेट करना शुरू कर दिया एक एक्सिस के अबाउट। जैसे आपका ये जो दरवाजा है, आप दरवाजा ऐसे खोल रहे हो या बंद कर रहे हो, तो दरवाजा क्या है, जो हिंज लगा है दरवाजा में, उस हिंज के अबाउट जो उसका एक्सिस है, उसके अबाउट वो टोटली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना। यानी कि रोटेशनल मोशन में क्या होता है, प्योर रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करता है। ट्रांसलेशनल में क्या होगा, रोटेट भी कर रहा है और साथ ही साथ ट्रांसलेट भी कर रहा है। अब जैसे पेन है, ये पेन अभी ऐसे जा रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन आया। पेन ऐसे घूम रहा है तो रोटेशनल मोशन आया। अब ये ऐसे घूम भी रहा और ऐसे आगे जा भी रहा है, तो क्या है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल।
इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल क्या है? रोलिंग मोशन। आपने कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे रोल करा दिया, तो जरा देखो, जब रोल करा दिया तो क्या हो रहा है? वो घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, तो रोलिंग मोशन इसका वन ऑफ द एग्जांपल हो गया, है ना। तो ये दोनों पार्ट हम लोग क्या करेंगे, जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे वहां पे हम लोग इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग को ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर आगे के लिए है, जब रोटेशनल मोशन को पढ़ा जाएगा तो, क्योंकि रोटेशनल मोशन को पढ़ने के लिए और भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जरूरत है, उसको पढ़ने के बाद रोटेशनल मोशन पढ़ा जाएगा। तो हम लोग चलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रोटेशनल मोशन क्या है, कि बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट मूव करता रहेगा और उसका एक्सिस एक ही जगह पे होना चाहिए। कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है और उसका एक्सिस मूव नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे ये एक्सिस यहाँ पे था, ऐसे आ गया, एक्सिस भी मूव कर गया ना। अब जैसे कि देखिए, अर्थ है, मून है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट और साथ ही साथ ऐसे सन के चारों तरफ घूम भी रहा, तो वो प्योर रोटेशनल मोशन नहीं हुआ, क्योंकि अगर केवल एक ही जगह पे ऐसे घूमते रह जाता तो प्योर रोटेशनल हो जाता। लेकिन घूम भी रहा है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी मूव कर रहा है, तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल में आ जाएगा, है ना। तो इसका एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हमारे पास अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है, वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो भी एक ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का एग्जांपल है। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन देखते हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन किसको कहते हैं, कि अगर कोई बॉडी इस तरीके से मूव कर रहा है, अगर कोई बॉडी इस तरीके से मूव कर रहा है कि उस बॉडी में जितने भी पॉइंट्स हैं या जितने भी पार्टिकल्स हैं, उस सब का सब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। यानी कि इफ अ बॉडी इज मूविंग such that all the particles on object, if an object लिख देते हैं, if an object is moving such that all the particles on object covers equal distance, and path of all the particles of object are parallel to each other, then that type of motion is called translational motion. कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उस ऑब्जेक्ट पे जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सब का सब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये पेन है, अब पेन में यहाँ पे ये पेन का ये टिप है और ये सपोज करो कि इसका बेस है। अगर हम पेन को ऐसे मूव कराएं, जैसे कि ये पेन है अपने पास, सपोज दैट हम इसको ऐसे मूव कराएं, तो अब इस पेन पे भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। हम एक पार्टिकल यहाँ पे ले लेते हैं, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, है तो ऐसे इनफाइनाइट पार्टिकल हमने ऐसे ले लिया। अब इसको मूव कराएंगे तो क्या होगा, अब जैसे कि सपोज कीजिए कि हमने इसको मूव करा करके यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल देखिए इतना डिस्टेंस मूव किया, ये वाला पार्टिकल इतना डिस्टेंस मूव किया, ये वाला पार्टिकल इतना डिस्टेंस मूव किया, ये वाला पार्टिकल इतना डिस्टेंस मूव किया। तो ये पेन इस तरीके से मूव किया है कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब का सब इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। जितने भी पॉइंट्स ले लो, मतलब कि ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही है, यानी कि हर पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो जब हर पार्टिकल का डिस्टेंस सेम रहेगा तो इस टाइप के मोशन को क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशनल मोशन बोला जाता है। अब जैसे कि देखो, सपोज करो कि हमारे पास बॉडी है, मान लो ये पेन है, हमने क्या किया, इस पेन को ऐसे घुमा दिया। मान लो कि हमने क्या किया, इस पेन को ऐसे रख करके, सपोज करो कि हम इसको ऐसे घुमा दिए, है ना, समझने के लिए कि मान लो हमने यहाँ पे ऐसे हिंज करके इसको हिंज करके ऐसे घुमा दिया, तो ये मान लो ये पेन ऐसे घूम गया। अब जरा देखो तो यहाँ का जो पार्टिकल था वो इतना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ का जो पार्टिकल है वो इतना डिस्टेंस कवर किया,
यहाँ का जो पार्टिकल है वो इतना डिस्टेंस कवर किया। अब इसमें जितने भी पार्टिकल्स है वो सब अलग अलग डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, सबका जो पाथ लेंथ है या जो सबका डिस्टेंस जितना कवर किया है वो सेम नहीं है। इस वजह से ये ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं आएगा, ये रोटेशनल में आ जाएगा। एक ही जगह पे फिक्स और ये मूव कर रहा है तो ये रोटेशनल में आ जाएगा, वो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो बस इतना समझना है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज moving such that all the particles on the object covers equal distance and path of all the particles of object are parallel to each other, सारे के सारे क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, तो उसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। तो ट्रांसलेशनल मोशन भी दो टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब इसमें भी हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक पढ़ेंगे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरा कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन किसको कहेंगे? इफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल्स, इफ द ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन बोला तो ऑटोमेटिक यहाँ पे माइंड में रखिए कि जो पाथ आएंगे वो सबका सब क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब हो गया कि अगर जो पाथ है, इफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल्स इन ट्रांसलेशनल मोशन आर स्ट्रेट लाइन, यानी कि इफ पाथ ऑफ द पार्टिकल्स इन ट्रांसलेशनल मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला कि ये पेन है, ये पेन इस तरीके से मूव किया, तो ये कैसे, किस पाथ में मूव किया, स्ट्रेट लाइन में मूव किया, तो उस टाइप के मोशन को बोला जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन, उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, यानी कि दिस ट्रांसलेशनल मोशन इज अ रेक्टिलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन किसको बोलेंगे? कि अगर जो पाथ आया वो स्ट्रेट लाइन नहीं आया, कोई कर्व आ गया। If path of the particles in translational motion are not straight line, यानी कि that is, it is क्या, it is curved line, it is curved path, then such type of motion is called curvilinear motion। तो उस टाइप के मोशन को हम लोग कर्विलिनियर मोशन कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, सपोज करो कि हमारे पास ये पेन है, मान लिया कि ये पेन ऐसा, मान लो कि हमारे पास ये टिप है, ये बेस है, हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पार्टिकल यहाँ पे लिया, एक पार्टिकल यहाँ पे लिया, एक पार्टिकल यहाँ पे लिया, सपोज दैट हम इसको ऐसे मूव कराते हैं, है ना। सपोज करो कि ऐसे मूव करा रहे हैं, ऐसे मूव करा के यहाँ पे लेके गए, सपोज दैट, तो ऐसे मूव करा, यानी कि ये वाला इतना पाथ कवर किया, ये वाला इतना पाथ कवर किया, ये वाला इतना पाथ कवर किया, ये वाला इतना पाथ कवर किया। तो यहाँ पे भी देखिए सारे पाथ क्या आएंगे, सेम आएंगे, हर पार्टिकल का पाथ। जैसे कि आप देखो ना, इस पेन को ही आप कैसे भी घुमाओ तो हर पॉइंट का जो पाथ आ रहा है वो सेम ही आ रहा है, और हर जगह पे सब पैरेलल ही है। हम इस जगह पे देखो, हर जगह पे पैरेलल आएगा, तो पैरेलल भी आ रहा है, हर जगह पे जो पाथ है हर पॉइंट पे पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये तो ट्रांसलेशनल में ही आ जाएगा। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कर्विलिनियर मोशन कहेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास ट्रांसलेशनल है वो रेक्टिलिनियर भी हो सकता है और कर्विलिनियर भी हो सकता है। तो जो हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन है, ये जो हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन होगा, ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है, ये रेक्टिलिनियर मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन है। इट इज वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है। जो रेक्टिलिनियर मोशन है
ये स्ट्रेट लाइन में है तो ये 1 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है एंड 3 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास ये रूम है, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया और ये ऊपर वाला जेड एक्सिस ले लिया। अब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है टोटली एक्स एक्सिस पे, टोटली एक्स एक्सिस पे सीधा चल रहा है तो है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन ही, लेकिन एक ही एक्सिस पे है तो 1 डायमेंशनल मोशन चल गया। अब सपोज करो कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करने लगा, एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है ना, सीधा ही मूव कर रहा है तो वो 2 डायमेंशनल भी हो सकता है। या सपोज करो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ऐसे सीधा जा रहा है तो एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है और जेड में भी मूव कर रहा है तो 3 डायमेंशनल हो गया। तो रेक्टिलिनियर मोशन है स्ट्रेट लाइन में तो ये किसी भी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल हो सकता है। सिमिलरली कर्वीलिनियर मोशन जो क्या होगा, कर्वीलिनियर मोशन आएगा वो 2 डायमेंशनल आएगा और 3 कर्वीलिनियर मोशन तो ऐसे 1 डायमेंशनल तो हो ही नहीं सकता, अगर 1 डायमेंशनल है तो वो तो स्ट्रेट लाइन हो ही जाएगा। तो यानी कि जो कर्वीलिनियर मोशन होगा ये क्या होगा, ये 2 डायमेंशनल मोशन होगा एंड साथ ही साथ और 3 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है ना। तो अभी हमारे पास हम लोगों ने ऐसे वेक्टर पढ़ा था, तो वेक्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं एक्स वाई जेड और जितने भी अपने पास वेक्टर्स हैं सबको रिजॉल्व कर देते हैं एक्स वाई जेड में। और रिजॉल्व करने के बाद क्या होता है कि ये जो अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। सारे जो एक्सेस हैं एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि अगर एक एक्सिस पे कुछ चल रहा है तो उसका दूसरे एक्सिस पे असर नहीं पड़ता है। तो अगर हमारे पास मोशन 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल है तब तो सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा, एक ही लाइन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पास जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबको हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिजॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे कि मान लिया कि हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट 2 डायमेंशनल है तो हम लोग क्या करेंगे, सबको रिजॉल्व कर देंगे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में। अब मान लिया कि एक्स वाई एक्सिस में चल रहा है, एक्स वाई में रिजॉल्व कर दिया, अब एक्स के लिए अलग से सॉल्व करेंगे, वाई के लिए अलग से सॉल्व करेंगे, फिर बाद में दोनों को कंबाइन करेंगे। जो चीज टोटली एक्स पे है उसका वाई पे असर नहीं पड़ेगा, जो चीज टोटली वाई पे उसका एक्स पे असर नहीं पड़ेगा। तो हम लोग दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं, फिर बाद में दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो जो 1 डायमेंशनल मोशन वाला जो अपने पास बेसिक फॉर्मूला है और इसके जो बेसिक ट्रिक्स हैं, सेम चीज 2 डायमेंशनल रहे या 3 डायमेंशनल में लगता है। बस यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन में हमारे पास क्या बढ़ जाता है कि उस चीज को रिजॉल्व करने का एक काम बढ़ जाता है। 1 डायमेंशनल मोशन में हमें किसी भी वेक्टर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सब पहले से ही एक ही लाइन में है। लेकिन जब 2 डायमेंशनल में है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस में, अलग अलग लाइन में। और फिर एक लाइन का हम लोग सॉल्व करना अच्छे से सीख गए तो बाकी 2 डायमेंशनल रहे या 3 डायमेंशनल रहे, रिजॉल्व करके अलग अलग लाइन में सॉल्व भी करना है, फिर वहां से प्रॉब्लम हमारा आसान बन जाता है। तो ये हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन था काइनेमेटिक्स का, ठीक है। तो अभी इन बेसिक डेफिनेशन के बाद हम लोग इसमें आगे देखते हैं और भी कुछ। अभी हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशन है, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, और जिसमें हमारे पास आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस किसको कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। देखिए डिस्टेंस होता है कि टोटल पाथ कितना कवर किया है वो डिस्टेंस कहलाता है। यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हम लोग लेंगे टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, वो डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन
इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्टेंस क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। बस हमें मतलब है इसमें कि भाई टोटल पाथ का लेंथ कितना आया, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। अब जरा देखिए, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, इफ अ बॉडी इज इन मोशन, यानी कि फॉर मूविंग बॉडी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस इज क्या? नेवर जीरो। इट विल हैव सम पॉजिटिव वैल्यू। इट विल ऑलवेज हैव सम पॉजिटिव वैल्यू। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इसके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? फॉर मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, दीज आर ओनली फॉर द डायरेक्शन। मैंने क्या बोला है कि अगर आपको वेक्टर में कोई भी चीज एक ही लाइन में चल रहा है, अगर सपोज करो कि हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर में सब कुछ एक ही लाइन में चल रहा है, तो हम लोग डायरेक्शन के तौर पे एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लेकर के चल रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एक ही लाइन में सब कुछ चल रहा है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है डायरेक्शन के तौर पे, तो अगर डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ गया तो समझेंगे कि कुछ अदर डायरेक्शन में है। मान लीजिए कि हमने इधर प्लस लिया इधर माइनस लिया है, और सपोज करो डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ गया, इसका मतलब कि बॉडी इधर कहीं होगा, प्लस आ गया तो बॉडी इधर कहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे प्लस माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। किसके लिए? मूविंग बॉडी के लिए। लेकिन अगर बॉडी मूविंग है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो यार ये सर्कल है, सपोज करो ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया और ऐसे घूम करके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से स्टार्ट किया और घूम करके यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यहीं पे, फाइनल पोजीशन भी यहीं पे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया? जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस से कुछ ना कुछ आएगा। अगर रेडियस आई है तो 2πr डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये बात है अपने पास, ठीक। एक चीज और कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो गया, यानी कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। इट मीन्स इक्वल देन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन along the same direction। मतलब कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और एक ही डायरेक्शन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई बॉडी यहां से इधर गया और इधर से फिर घूम करके इधर आया, तो है तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इतना है, डिस्टेंस इतना है, तो सेम नहीं ना हुआ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होगा? जब स्ट्रेट लाइन में ही मूव करे और एक ही डायरेक्शन में मूव करे, ऐसा वापस घूम करके ना आए। अगर वापस घूम करके आ जाएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ है टर्म्स, और ये जो डिस्टेंस आएगा, यानी कि जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड आएगा, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर आ सकता है या उससे बढ़ा सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो वो बराबर रहेगा उससे छोटा रहेगा।
इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू कितना, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। और इक्वालिटी साइन कब आएगा, जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और ऐसे घूम करके वापस नहीं आ रहा है, तो एक ही फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं तो हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। तो ये हमारे पास है। तो जनरली हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जनरली हम लोग इसको एच से एक्स वाई जेड ऐसे बहुत तरह के वेरिएबल है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी लगा देते हैं, है ना। तो वो सब कैलकुलेशन हम लोग आगे करेंगे। इसी में आप लोगों ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ा है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, एक बेसिक डेफिनेशन है, इफ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इफ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अब ये जो यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन रेक्टिलिनियर भी हो सकता है और कर्विलिनियर भी हो सकता है। यानी कि इट कैन बी रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। कर्विलिनियर यूनिफॉर्म मोशन अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर ले तो यूनिफॉर्म मोशन है। अब वो यूनिफॉर्म मोशन रेक्टिलिनियर भी हो सकता है और कर्विलिनियर भी हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि स्पीड डू नॉट चेंज, स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगा, स्पीड हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी स्पीड इज ऑलवेज फिक्स्ड, यानी कांस्टेंट स्पीड रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड चेंज नहीं होगा। फिर इसी में आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इफ ऑब्जेक्ट डू नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इट कैन बी रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। ये रेक्टिलिनियर भी हो सकता है और कर्विलिनियर भी हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, इसमें स्पीड होगा, स्पीड चेंजेस, इसमें स्पीड क्या होगा, हमेशा चेंज होगा ही होगा। तो स्पीड कब चेंज होता है, स्पीड तब चेंज होगा जब स्पीड के डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन रहेगा तो। यानी कि स्पीड कब चेंज होगा, इफ देयर इज एक्सेलरेशन इन द, if there is acceleration along the line of motion या फिर along the line of velocity, if there is acceleration along the line of velocity then speed changes। अगर वेलोसिटी के along एक्सेलरेशन रहेगा तो ही स्पीड चेंज होगा, अगर वेलोसिटी के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा। तो यहां से क्या पता चला कि ये स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है। तो स्पीड चेंज हो रहा है तो जब हमारे पास जो वेलोसिटी होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अब जैसे देखिए स्पीड भी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। हमारे पास वेलोसिटी स्पीड प्लस डायरेक्शन आया, एक वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों में कोई भी चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा।
अगर मान लीजिए डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और स्पीड चेंज हो गया तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या हो रहा है, हमेशा चेंज होगा ही होगा। तो देयरफॉर ये क्या है, देयरफॉर इट इज ऑलवेज, स्पीड चेंज हो रहा है मतलब कि एक्सेलरेशन है, देयरफॉर इट इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो हमेशा क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है, हमेशा उसके पास एक्सेलरेशन है, हमेशा एक्सेलरेशन रहेगा, है कि नहीं। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड में तो रहेगा रहेगा, चाहे साथ ही साथ वो एक्सेलरेशन चेंज इन डायरेक्शन की वजह से भी आ सकता है। ओके, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, जो सबसे मेन बात है यूनिफॉर्म मोशन। मैंने क्या बोला कि स्पीड डू नॉट चेंज और इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो कि हमने एक ऐसे सर्कल ले लिया और इस सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। सपोज करो कि इस सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, है ना। तो इस सर्कल में जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है। अब जैसे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका डायरेक्शन है इधर वेलोसिटी का, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो इसका डायरेक्शन है इधर वेलोसिटी का, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो इसका वेलोसिटी है इधर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो इसका वेलोसिटी इधर है। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन वेरिएबल है। लेकिन डायरेक्शन वेरिएबल हो गया ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये चेंजिंग वेलोसिटी हो गया। और चेंजिंग वेलोसिटी हो गया इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो गया तो इसका मतलब कि अगर बॉडी ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो ये भी अब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन होने के बावजूद भी ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। बहुत इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो नॉन एक्सेलरेटेड होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्सेलरेटेड मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है कि नहीं। देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल कि ये कोई बॉडी है, ये सर्कल में सपोज करो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस मूव करे, तो यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे सर्कल में बार बार गोल गोल घूम रहा है, तो इक्वल टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस कवर किया तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। लेकिन जब ये सर्कल में घूम रहा है तो इसका बार बार वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, सर्कल में घूम रहा है तो बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन आ गया तो इसका मतलब क्या पता चला कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक्सेलरेटेड मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन हो गया, है कि नहीं। तो यही बात है, याद रखिएगा कि एन एक्सेलरेटेड मोशन कैन ऑल्सो बी अ यूनिफॉर्म मोशन एंड द बेस्ट एग्जांपल इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। लेकिन यहां पे मैंने एक बात क्या लिख दिया कि जो अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। तो स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने क्या बोला, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने बोला कि स्पीड चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है हमेशा। तो जब स्पीड चेंज होगा तो यानी कि वेलोसिटी के अलोंग एक्सेलरेशन है तो ही स्पीड चेंज होगा। अगर वेलोसिटी के एक्सेलरेशन स्पीड है तो ही वेलोसिटी के अलोंग अगर डायरेक्शन है तो ही स्पीड चेंज होगा। और अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि वेलोसिटी के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन हो सकता है लेकिन वेलोसिटी के अलोंग नहीं होना चाहिए। तो ये जो सर्कुलर मोशन है, इस सर्कुलर मोशन में क्या खासियत है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के अलोंग नहीं है, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब कोई एक वेक्टर, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो जब दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो इसका इधर कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा।
और जब इसका कोई इधर कंपोनेंट ही नहीं आएगा तो बी की वजह से ए में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वही बात है कि ये जो हमारे पास ऐसे सर्कुलर मोशन है जिसमें कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के अलोंग नहीं है, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वहां पे स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, तो ये एक्सेलरेटेड होने के बावजूद भी ये यूनिफॉर्म मोशन आ गया। इसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। आगे हम लोग को सर्कुलर मोशन में पढ़ना है। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है, अगर ये कोई किसी ने ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, तो आप एक्सेलरेटेड मोशन सुन करके ये मत सोच लेना कि एक्सेलरेटेड है तो हमेशा स्पीड चेंज होगा ही होगा। ये एक्सेलरेटेड है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, देयरफॉर ये यूनिफॉर्म मोशन आएगा ही आएगा। सो वी कैन से दैट एक्सेलरेटेड मोशन कैन आल्सो बी अ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आर ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। वो तो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा ही रहेगा। अब वहां पे जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के तरफ में भी हो सकता है और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इतना ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम लोग मैथमेटिकल आगे पढ़ेंगे, मैथमेटिकली काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ठीक है।